जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 7 का अभ्यास प्रश्न लेसन 9 का और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ अध्याय 9 में क्या दिया है। गंदे जल का निपटान का पहले MCQ है, उसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न इसी में मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई देवे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 देखिए यहाँ, इनमें से कौन कचरों में उपस्थित होता है। कचरा में उपस्थित होता है तो लोहा, शीशा, पॉलीथीन, यानी कि इनमें से सभी उपस्थित होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 2, विश्व के कितने प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ है 40% लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। पूरे विश्व का बात कर रहा है, पूरे विश्व का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, करीब कितना प्रतिशत भूमंडलीय स्वच्छ जल से सिंचाई होता है। तो सिंचाई करीब 90% होता है। 90% भूमंडलीय स्वच्छ जल से सिंचाई होता है। सिंचाई मतलब खेती के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। ते हो जाएगा 2003 हो जाएगा। आगे देखिए, अगर किसी बाहरी कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुण में हानिकारक परिवर्तन आता है तो उस जल को क्या कहा जाता है। जैसे में बाहरी कोई शुद्ध जल है, उसमें कुछ अचरा कचरा गिर गया, कुछ गंदगी गिर गया, तो क्या हो जाएगा, वह दूषित जल हो जाएगा। आगे देखिए, लगभग कितना प्रतिशत सतही जल दूषित हो गया है। तब करीब सतही जल 90% दूषित हो गया है। सतही जल, इनमें से कौन दैनिक कार्य है। दैनिक कार्य का अर्थ होता है डेली जो हम लोग काम करते हैं, मुंह का धोना, स्नान करने वाला काम है, कपड़ा धोने वाला है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, पारायुक्त जल में रहने वाली मछलियों के खाने से कौन सा बीमारी होता है। तो यहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम है, कैंसर है, मिनी माता है, यानी कि यहाँ पर मिनी माता रोग हो जाएगा। आगे देखिए, और सैनिक युक्त जल के प्रयोग से कौन सा बीमारी होता है। और सैनिक युक्त जल से ये हो जाएगा B और C हो जाएगा, यानी कि B कैंसर भी होगा और चर्म रोग भी हो जाएगा, यानी कि D हो जाएगा। B और C दोनों तो इसमें है, D में B और C दोनों है। आगे देखिए, कौन सा वृक्ष तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषण करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को मुक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए लंबा लंबा पत्ता वाला होता है, जिसको हम लोग यूकेलिप्टस कहते हैं, वही लंबा होता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए,
सेप्टिक टैंक तथा पेयजल के स्रोत कुआं या चापाकल के बीच कम से कम कितना फीट दूरी होना चाहिए? सेप्टी टैंक से कुआं हो चाहे चापाकल हो, आपका दूरी कितना होना चाहिए? 20 फीट, 40 फीट, 30 फीट और 70 फीट। तो देखिए, सेप्टी टैंक से आपका चापाकल जो है से पीने वाला 20 फीट के दूरी पर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा किसी के घर में जब सेप्टी टैंक बनेगा तो उसी के बगल में चापाकल नहीं गाड़ना है, बगल में नहीं। कम से कम दूरी कितना फीट होना चाहिए? अभी आपको बतलाए 20 फीट के दूरी पर उसको चापाकल को रखना है सेप्टी टैंक से। कचरे कितने प्रकार के होते हैं? तो दिया है ऑप्शन में 4, 2, 6, 3। यहाँ पर 2 प्रकार के कचरे होते हैं। आगे देखिए, पीलिया नाम का बीमारी किसके कारण होता है? दूषित जल के सेवन से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से। तो पीलिया होता है दूषित जल के सेवन से होता है। आगे देखिए, मिनी माता बीमारी किससे होता है? सीसा से, कैडमियम से, पारा युक्त जल से। तो यहाँ पर हो जाएगा पारा युक्त जल से होता है मिनी माता रोग, जिसको चेचक भी कहते हैं। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है? दुगना होता है। देखिए, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल से हमेशा कम होगा, तभी तो दूषित जल की मछलियां मरने लगती है। जैव निम्नीकृत कचरा कौन है? मतलब जैव से कचरा उत्पन्न होता है। जैव पदार्थ हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, यानी कि सी नंबर में ए और बी दोनों हो गया। आगे देखिए, जैव निम्नीकृत कचरा का उदाहरण कौन है? फलों के छिलके, जैव से कचरा, जैव पदार्थ से जो कचरा उत्पन्न होता है, तो देखिए फल के छिलके से होता है, पौधों के अवशेष से, पत्ता उत्ता या मर गया लकड़ी उसको, तो उससे भी हुआ जैव पदार्थ है। मानव का मलमूत्र चाहे तो जंतुओं का मलमूत्र, ये सभी जैव हो गया। अजैव में यही हो गया पॉलीथीन की थैलियाँ अजैव पदार्थ है। अजैव मतलब जो जीव से नहीं है उत्पन्न हुआ है। दूषित जल जनित रोग कौन सा है? दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, डेंगू, ब्लू बेबी सिंड्रोम और डेंगू तो दूषित जल में यहाँ पर हो जाएगा आपको दूषित जल से यहाँ पर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सी नंबर में। आगे देखिए, बायोगैस का उपयोग किस रूप में होता है? बायोगैस का उपयोग किस रूप में होता है? तो यहाँ पर क्षार दिया हुआ है, भोजन के रूप में, वायु के रूप में। यहाँ पर ईंधन के रूप में होता है बायोगैस का उपयोग। बायोगैस किसे? जैव पदार्थों के अपशिष्टों से सड़ने और गलने से उत्पन्न होता है। वातन टैंक में कौन जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करता है? तो वायवीय। आगे देखिए, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अपघटन की क्रिया, उसे वायवीय कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय कहते हैं। आगे देखिए,
हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कौन नष्ट करता है? तो क्लोरीन गैस नष्ट करता है। आगे देखिए, यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न आ गया। सही विकल्प चुने अपशिष्ट जल। सही विकल्प चुने अपशिष्ट जल, पीने योग्य जल। तो देखिए, अपशिष्ट जल होता है, दूषित जल होता है। इसका एक का उत्तर क्या है? अपशिष्ट जल का दूषित जल 3 नंबर। आगे देखिए, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऐसे उत्तर यहाँ सामने आपको दिया हुआ है। दूषित जल से होने वाली बीमारी कौन सा नहीं है? देखिए, पेचिस, पीलिया, खुजली वगैरह दूषित जल से होता है। कैंसर दूषित जल से नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कैंसर हो जाएगा। पीलिया रोग का कारण है, पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार। दूषित जल का क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखिए, चापाकल या कुएं के पास जल का जमाव से पेयजल होता है। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है। क्या होता है जी? दूषित हो जाता है। रिक्त स्थानों की भरना है आपको। देखिए, यहाँ पर हैजा एक जल जनित रोग है। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? जल जनित रोग है। बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत, यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। यहाँ देखिए, वाहित मल मतलब घर से स्कूल से, होटल से, अस्पताल से, मतलब उपयोग के बाद पानी जो बच जाता है उसको बहाते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं। अपशिष्ट जल कहते हैं उसको, अपशिष्ट जल कहते हैं। अब देखिए, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबन ठोस मृत जीवी, यहाँ पर आ जाएगा मृत जाएगा, और निलंबन है ये, निलंबन यहाँ लिखिएगा, निलंबन ठोस मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु कार्बनिक और यहाँ पर देखिए, छोटा करते हैं इसको, यहाँ पर आपका कार्बनिक और यहाँ पर कार्बनिक और यहाँ पर मारिएगा अकार्बनिक, कार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। यहाँ देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल जनित बीमारी है। जल जनित बीमारी, जल जनित बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण कौन है? जल जनित बीमारी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? अब यहाँ आइए, एक नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पर, सी नंबर, सही विकल्प। यहाँ देखिए, सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो कह रहा है कि देखिए, आपको टिक लगाया हुआ है,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया, तो यह सही है। आगे देखिए, हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पर टाइप कहीं पर कुछ गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा, रोग है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यह हैजा और टाइफाइड जल से होने वाला रोग है। जल जनित रोगों के प्रमुख कारण दूषित जल, यहाँ देखिए यहाँ भी टाइप मिस्टेक है, दूषित जल है, ये भी सही है ये वाला। बायोगैस संयंत्र मानव मल निपटान को वैकल्पिक व्यवस्था है, ये भी सही है। आगे देखिए, मानव ही मल नहीं, गोबर गैस से भी होता है, पशु मल से भी होता है। बायोगैस संयंत्र में डाल करके बायोगैस का प्राप्त कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, यह भी सत्य है। डी नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अपशिष्ट जल से क्या समझते हैं, इसका उत्तर है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का है प्रश्न और उत्तर, और जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू वो इस तरह है, अलग से है वो। देखिए, अपशिष्ट जल वह जल है जो किसी उपयोग के बाद, जैसे घरेलू काम, उद्योग या अस्पताल में कचरा या अशुद्धियों से मिलकर दूषित हो जाता है। यह जल नालियों या नदियों में बहकर जाता है। इस जल में घुलित और निलंबित कचरा, रसायन, तेल, वसा आदि होते हैं, जिनसे यह जल प्रदूषित हो जाता है और जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है। यह दूषित जल, अपशिष्ट जल, अपने घर में भी जो कपड़ा फींचते हैं, खाना वाना बनाते हैं, चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, जो पानी बच जाता है, नहाते हैं आप तो, मुंह हाथ धोते हैं तो सेफ्टी टैंक का पानी सब कहाँ बह के, नालियों के माध्यम से जो बाहर जाती है, उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। इस तरह से आप अपना घर में जो भी काम करते हैं पानी से, उसको भी लिख सकते हैं आप, वह आपका उत्तर हो जाएगा। वाहित मल क्या है, इसको देखिए, वाहित मल क्या है, इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, जो मल बह के आती है, गंदगी पानी। देखिए, वाहित मल वह अपशिष्ट जल है जो घरों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और कार्यालयों में उपयोग किए जाने के बाद नालियों के माध्यम से बह जाता है। इस जल में घुलित और निलंबित कचरा जैसे सीवेज, तेल, वसा, रसायन, कीटनाशक, गंदगी आदि होते हैं। ये अशुद्धियाँ इस जल को प्रदूषित और हानिकारक बना देता है। इसी को वाहित मल में ये सारे आ जाते हैं। पहले तो वाहित मल क्या है, जो अपने घर में जितने यूज करने के बाद जो पानी को फेंकते हैं, उसी को कहते हैं अपशिष्ट जल कहिए, चाहे वाहित मल कहिए। और वाहित मल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है जो कि मिला होता है, तो देखिए, तेल, वसा, रसायन, कीटनाशक, जितना अचरा कचरा प्लास्टिक वाला जितना, सब उसमें बह के दहा देते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है क्या कि जल जनित बीमारियां क्या है, मतलब जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां क्या है। कोई 3 बीमारियों के नाम और उसके लक्षण भी बताना है। बीमारी हुआ तो हुआ, उसका लक्षण क्या है। तो देखिए, जल जनित बीमारियां किसे कहते हैं,
वे बीमारियां हैं जो दूषित या प्रदूषित जल के सेवन से मतलब पीने से होती है। कुछ प्रमुख जल जनित बीमारियां आपको नीचे दिया गया है, ये आपको दिखला रहे हैं। देखिए पहला में है, 1 नंबर में पेचिश है। पेचिश में क्या होता है ये सुन लीजिए आप। लगातार और अधिक दस्त होना और पेट में मरोड़ होना मतलब पेट गुड़ू गुड़ू करना, और साथ ही साथ उल्टी भी होता है और पतला दस्त होता है। इस तरह से हैजा देखिए, अत्यधिक और लगातार दस्त होना, देर तक चलने वाली दुर्बलता, थक जाएगा मिजाज चलेगा तो। और पीलिया भी है। देखिए अब क्या होता है पीलिया में, देखिए आँख, नाखून और मूत्र का पीला हो जाना और भूख कम लगना, यह पीलिया का होता है। ये बीमारियां प्रदूषित या संक्रमित जल के सेवन मतलब पीने से होती है और बहुत गंभीर हो सकती है। इसको उपचार नहीं किया जा समय पर तो ये गंभीर हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है बायोगैस का। हम लोग पहले ही बताए बायोगैस को हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोगैस जैविक कचरे जैसे जानवरों के अपशिष्ट और वनस्पति अवशेष में पेड़ पौधा के पत्ता, उसका छिलका वगैरह अपघटक से बनने वाली गैस है। अपघटक मतलब सड़ने से वह गैस बनती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस में मीथेन के मात्रा 60% होती है, सबसे ज़्यादा यही, इसीलिए इसका बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन को कहते हैं। बायोगैस का प्रमुख लाभ यह है कि यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है। देखिए अधिकतर लड़के इसे नवीकरणीय ना कह करके अनवीकरणीय कह देते हैं। बायोगैस के पुनः पूर्ति होते रहता है, जब तक जीव है तब तक पुनः पूर्ति होते रहेगा बायोगैस। वैसे तो नवीकरणीय में आते हैं सूर्य का प्रकाश, ये सब आ गया, विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूताप, ये सब आता है। लेकिन बायोगैस भी सभी जानते हैं कि यह जीव जंतु से प्राप्त होता है, इसीलिए यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन नहीं, यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जब तक जीव रहेगा तब तक बायोगैस का पुनः पूर्ति होते रहेगा, जिसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा बायोगैस संयंत्र में बचे अपशिष्ट को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कृषि में उपयोगी है। बायोगैस संयंत्र में जो गोबर, मल मूत्र वगैरह डालते हैं, पहले तो अपघटन की क्रिया होकर के गैस में बना, और जो बाद में अपशिष्ट जो टंकी में बचा हुआ रहेगा उसे निकाल के ट्रैक्टर पर लाद के जाके खेतों में डाल देते हैं, तो क्या वह खाद का काम करना शुरू हो जाएगा, जो कि कृषि के लायक हो जाएगा, खेतों की उपजाऊ बनाएगा। तब बायोगैस का यह लाभ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा और गंदे प्रबंध में क्या योगदान दे सकते हैं। गंदे जल के प्रबंध में क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए
एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा और गंदे जल के प्रबंधन में निम्न तरीकों से योगदान दे सकते हैं। यह काम आप भी कर सकते हैं। अपने घर से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से अलग अलग करके कूड़ेदान में डालना है। ये न कि सब एक ही में हंसोत के जाके फेंक दिए। गंदे जल को नालियों में न गिराकर उसका पुनर्उपयोग या उपचार करवाना। अब देखिए, सार्वजनिक स्थानों की सफाई में स्वयं भाग लेना या स्थानीय प्राधिकरणों को सूचित करना। जैसे में नगर निगम देहात में नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र में नगर निगम की व्यवस्था होती है, जो कि आपके अगल बगल जो अपशिष्ट कचरा जमा होगा तो उसे उठा करके ले आए, कहीं उसे निपटान करेगा, यानी कि कहीं पर उसे जगह धराएगा। अन्य लोगों को भी कचरा और गंदगी फैलाने से रोकने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्थानीय निकायों से कचरा और गंदे जल के उचित प्रबंधन के लिए मांग करना। ये आपका अध्याय 9 समाप्त हो गया। गंदे जल का निपटान समाप्त हो गया और उससे उत्पन्न बीमारी वगैरह और MCQ भी आपको मिला दिया है। एक्स्ट्रा था MCQ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।